वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम फ्लेक्सिबल बजट की नई विधि पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने सूत्र विधि पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे बहुक्रियाशीलता विधि, मल्टी एक्टिविटी मेथड। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये विधि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है, इसलिए ध्यान देते हुए समझेंगे। बहुत आसान विधि है। इस विधि में क्या होता है, यहाँ अलग अलग क्रियाशीलता स्तरों को एक साथ दर्शाते हुए बजट बनाया जाता है। लागतों को स्थिर लागत के रूप में, परिवर्तनशील लागत और अर्धपरिवर्तनशील लागत के रूप में दिखाया जाता है। यानी कि हम लागतों को यहाँ 3 हिस्सों में विभाजित करेंगे। अब ये हम पे निर्भर करता है कि हम लागतों को 3 हिस्सों में बांटें। हम चाहे तो इसे 2 हिस्सों में बांट के भी कर सकते हैं। आज हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उससे हम लागतों को 3 हिस्सों में विभाजित न करके 2 ही हिस्सों में विभाजित करेंगे। तो जब तक आपको स्पष्ट इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए कि यहाँ पे आपको लागतों को 3 हिस्सों में बांटना है या लागतों को बांटने के संबंध में कोई इंस्ट्रक्शन ना हो, केवल इतना कहा जाए कि हाँ आपको लॉसशील बजट बनाना है, तो आप लागतों को चाहो तो 3 हिस्सों में विभाजित कर सकते हो, या आप चाहो तो लागतों को केवल 2 हिस्सों में यानी कि स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के रूप में दिखा सकते हो। ये हम पे निर्भर करता है। तो जो आपको आसान लगे, जो आपको सही लगे वो कीजिए, जब तक कि कोई इंस्ट्रक्शन आपको स्पष्ट तौर पर न दिया जाए। आज हम जो मेथड करेंगे उस मेथड के लिए जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने लिया है वो वही क्वेश्चन लिया है जो आप लोगों को सूत्र विधि के रूप में मैंने समझाया था। क्वेश्चन क्या है वो फिर से एक बार आपके सामने में रख देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे आप लोग। यहाँ भी हमने उत्पादन का स्तर जो है वो 10,000 इकाइयाँ लिए, यानी कि हमने 100% कैपेसिटी ले रखी है कि ये कंपनी है जो 100% उत्पादन क्षमता के लिए जब उत्पादन करती हैं तो कुल उत्पादन कितना करती हैं, 10,000 इकाइयों का उत्पादन करती हैं। अब इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन हमने वहाँ ले रखे थे उन इंस्ट्रक्शंस को मैंने यहाँ पे वापस से लिया है। जैसे कि यहाँ सामग्री जो है वो आपको पर यूनिट जो कॉस्ट दे रखी है वो 70 रुपये दे रखी है। श्रम ये आपको 25 रुपये दे रखा है। इस तरह से कुछ और आपके पास लागत के कुछ तत्व दिए गए हैं। यहाँ इन पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना आप लोगों लोग कि जो बिक्री व्यय दे रखा है या वितरण व्यय दे रखा है इनमें कुछ अलग से इंस्ट्रक्शन है आपके पास कि 10% स्थिर मानते हुए करना है, ये 20% स्थिर मानते हुए करना है। तो इन्हें थोड़ा सा आप लोगों ने डिवाइड करना है, क्योंकि इसमें एक हिस्सा स्थिर लागत का है और दूसरा हिस्सा परिवर्तनशील लागत का है। तो जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको हम लोगों ने फॉलो करते हुए चलना है। आपको जो बजट तैयार करना है वो 2 स्तरों के लिए आपको बजट तैयार करने के लिए कहा जा रहा है। एक तो आप लोगों को पूछा गया 8,000 इकाइयों के लिए बजट तैयार करना है, एक आपको 6,000 इकाइयों के लिए बजट तैयार करना है। प्रशासनिक व्यय के संबंध में एक सूचना है आपके पास कि इसे आप टोटली क्या मानेंगे, स्थिर मानते हुए चलना है। यदि कोई इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए इस संबंध में आपको, जैसे यहाँ आपको स्थिर व्यय दे रखा है, स्थिर ऊपरी व्यय, तो स्थिर ऊपरी व्यय तो निश्चित रूप से फिक्स है, लेकिन इसके संबंध में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि ये स्थिर है कि परिवर्तनशील है। तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हो। यहाँ इंस्ट्रक्शन है आपके पास तो इसे स्थिर मानना है, ना हो तो आपको इसके संबंध में यदि आप इसे स्थिर मानते हो तो नीचे नोट दे दीजिए, और यदि परिवर्तनशील मान के करते हो तो उस तरह से नोट दे दीजिए। अच्छा रहेगा कि आप इसे बिना सूचना का अभाव में स्थिर मानते हुए नोट लगा दीजिए और प्रश्न को सोल्व करना है आप लोगों ने। अब इसको किस तरह से हमने तैयार करना है, तो मैंने एक परफॉर्मा पहले से तैयार किया हुआ है, आप लोगों को भी इसी तरह के परफॉर्मे में इसे व्यक्त करना है, दिखाना है। यानी कि हमने एक स्टेटमेंट बनाना है एक तरह से, जो कि बताएगा कि 8,000 इकाई हमने उत्पादित करनी है तो कितनी कितनी लागतें रहेगी, यानी कि कुल लागत क्या होगी, और 6,000 इकाई उत्पादित करेंगे तो कुल लागत क्या आएगी। एक चीज़ और आप लोगों को यही बता देता हूँ कि यदि आपको सेलिंग प्राइस से रिलेटेड कोई भी सूचना प्रश्न में दे दी जाए तो आपको टोटल कॉस्ट तक ही नहीं रुकना है, आप लोगों को प्रॉफिट फाइंड करके बताना पड़ता है। यहाँ कोई सेलिंग प्राइस की सूचना है नहीं आपके पास तो हम टोटल कॉस्ट तक ही करेंगे। तो हम तैयार करते हैं कि बजट किस तरह से तैयार करना है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम यहाँ पे लागतों को केवल 2 ही हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक रहेगी स्थिर लागतें और एक रहेगी परिवर्तनशील लागतें।
कैलकुलेशन करनी होगी तो साथ में आप लोग कैलकुलेटर रखेंगे अपने पास। तो मैं इंस्ट्रक्शन देता रहूँगा, उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेटर से इन लागतों को आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने लागतों को दो हिस्सों में विभाजित करते हुए लेना है। तो यहाँ मैंने दो हेड लिए हैं। सबसे पहले मैंने जो लागत का हेड लिया है वो मैंने यहाँ पे लिया है स्थिर लागत का, यानी कि मैं यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को मेंशन करूँगा। आप यहाँ पहला टाइटल वेरिएबल भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, आप फिक्स कॉस्ट ही मेंशन करो। तो स्थिर लागत आपके पास प्रश्न में कौन कौन सी थी, तो प्रश्न मैंने पहले ही आप लोगों के सामने शो कर दिया है। तो स्थिर लागत के रूप में एक तो आपके पास स्थिर व्यय दे रखे थे 1,00,000 रुपए की, तो मैंने सबसे पहले उसे ही मेंशन कर देना है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिया है फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो फिक्स ओवरहेड्स के बारे में सूचना ये थी आपके पास कि 1,00,000 रुपये आपको दे रखा था। हम ये जो बजट तैयार कर रहे हैं इससे रिलेटेड जो सूचनाएं हमारे पास दी गई थी वो सूचनाएं 10,000 इकाइयों के संबंध में थी। तो हमने 10,000 इकाइयों के संबंध में ही इसको लेते हैं, यानी कि बेस जो हमारा है वो 10,000 इकाई रहेगी। बाद में हम इसको 8 या 6 के अकॉर्डिंग यदि कन्वर्ट करना हो तो कर लेंगे, लेकिन फिक्स कॉस्ट है तो इसमें तो हमने कुछ ऐसा करना नहीं है, क्योंकि ये तो 10,000 इकाइयों पे जितनी है उतनी ही 6,000 पे रहेगी, उतनी ही 8,000 इकाइयों पे रहेगी। तो ये तो अमाउंट आपको सीधे ही लाके यहाँ पे क्या करना है, मेंशन कर देना है। 8,000 इकाइयों के लिए भी 1,00,000 रुपये है, और यदि हम उत्पादन 6,000 इकाइयों का करेंगे तो भी कितना रहेगा, 1,00,000 रुपये ही रहेगा। दूसरा जो स्थिर व्यय आपको दे रखा है, तो इसके संबंध में आपके पास सूचना थी कि जो प्रशासनिक व्यय है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो दे रखा था वो पूरी तरह से आपको स्थिर मानते हुए करना है। प्रश्न में सूचना थी तो उसे भी हमने यहाँ मेंशन कर देना है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये पूरा का पूरा फिक्स मानते हुए करना आप लोगों ने। ये अमाउंट आपको 50,000 रुपये का दे रखा था, तो फिक्स है, इसलिए उत्पादन की इकाइयों में यदि परिवर्तन भी होता है तो लागत पे किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमने अमाउंट को वैसा ही दिखा देना है। अब आते हैं हमारे पास दो इस तरह के खर्चे दे रखे थे, एक तो था बिक्री व्यय और एक था आपके पास वितरण व्यय। तो बिक्री व्यय के संबंध में ऐसी सूचना थी कि वो प्रति इकाई आपको 13 रुपये दे रखा है, लेकिन उसका 10% जो हिस्सा है वो आपके पास है फिक्स्ड, बाकी का सारा 90% जो वो है वेरिएबल। तो इसे किस तरह से अलग करें, यानी कि कितना हिस्सा हमने फिक्स्ड कॉस्ट में दिखाना है इसका और कितना हिस्सा हमने इसका वेरिएबल कॉस्ट में दिखाना है। तो इसके लिए हमें एक वर्किंग नोट तैयार करना पड़ेगा। वो किस तरह से करना है वो हम आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ देखिए हमने वर्किंग नोट दिखाना है, तो यहाँ मैंने पहला जो वर्किंग नोट लिया है वो बिक्री एक्सपेंसेस जो आपके पास उसी के लिए लिया है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस, इसको किस तरह से हमने डिवाइड करना है फिक्स कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में। यहाँ जो बेस मैंने ले रखा वो कितनी इकाई ले रखी है, 10,000 यूनिट्स का बेस है। ये ज़रूर आप लोग ध्यान में रखेंगे कि बेस जो हमने लिया है वो 10,000 इकाइयों का है। तो यहाँ जो लागत दे रखी है वो 10,000 इकाइयों की दे रखी थी आपको। तो यहाँ देखिए सूचना क्या थी आपके पास कि ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस था ये कितने रुपए था आपके पास, 13 रुपये पर यूनिट दे रखा था। तो टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस यदि आप देखना चाहो तो कितना होगा आपके पास, तो था कितना, 13 रुपये पर यूनिट था। हमारे पास बेस कितना है, 10,000 इकाइयों का। तो ये टोटल कितना हो गया आपके पास, ये टोटल अमाउंट हुआ आपके पास 1,30,000 का। सूचना ये थी कि इसका 10% फिक्स है, तो फिक्स्ड जो हमारे पास हिस्सा रहेगा वो कितना हो गया। तो फिक्स्ड कॉस्ट में जो इसका हमने हिस्सा ट्रांसफ़र करना है वो कितना करेंगे, तो जो 1,30,000 रुपये का अमाउंट है आपके पास उसका हमने कितना लेना है, 10% लेना है। तो इसका 10% अमाउंट आपके पास कितना आ जाएगा, वो आएगा आपके पास 13,000। तो ये जो 13,000 का अमाउंट है ये हमने कहाँ दिखा देना है, ये हमने फिक्स कॉस्ट में दिखा देना है। किस रूप में दिखाएंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस का हेड डालते हुए मेंशन कर देंगे।
अब यदि इस हिस्से को मैं यहाँ से अलग कर दूँ, जो टोटल अमाउंट था मेरे पास उसमें से यदि मैं इसे माइनस कर दूँ यहाँ से, तो मेरे पास अमाउंट कितना बचेगा? मेरे पास अमाउंट बचेगा 1,17,000 का। तो ये जो अमाउंट मेरे पास 1,17,000 का बच रहा है, ये क्या है? ये वेरिएबल कॉस्ट है। कितनी इकाइयों की वेरिएबल कॉस्ट है? ये 10,000 इकाइयों की वेरिएबल कॉस्ट है। तो अब मैंने क्या करना है? अब मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यदि मैं फाइंड करना चाहूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जितना भी टोटल अमाउंट दे रखा है उस टोटल अमाउंट को जितनी इकाइयों का मेरे पास बेस है उससे मैं डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ मेरे पास ये टोटल वेरिएबल जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? 1,17,000 थी। यूनिट्स कितने हैं मेरे पास? 10,000 है। तो यहाँ पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास आएगी वो कितना आ जाएगी? 11.70। ये मेरे पास पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अब इसे मैं कब यूज करूंगा? जब मैं वेरिएबल कॉस्ट मेंशन करूंगा तब यूज करूंगा। फिलहाल मुझे ये 13,000 रुपये मेंशन करने हैं। किस चीज़ के मेंशन करने हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस के फिक्स कॉस्ट का अमाउंट है ये मेरे पास। अब मैं इसे जो स्टेटमेंट है मैं उसमें मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने लेना है अब सेलिंग एक्सपेंसेस को। तो सेलिंग एक्सपेंसेस का कितना अमाउंट दिखाना है मेरे को? 13,000 रुपये यहाँ मेंशन करना है, क्योंकि ये फिक्स्ड का जो अमाउंट था वो 13,000 रुपये ही था। अब इसी तरह से दूसरा जो मेरे पास जो सेमी वेरिएबल जो कॉस्ट है वो है मेरे पास वितरण में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये मेरे पास है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के संबंध में भी इसी तरह से आप लोगों ने वर्किंग नोट तैयार कर लेना है। तो वो अमाउंट कितना आएगा, किस तरह से आएगा, वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, बता देता हूँ। तो यहाँ आपको जो कुल व्यय दे रखा है इसका भी हम वर्किंग नोट तैयार कर लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है यदि तो आप इस तरह से उसको डिफाइन करेंगे। तो दूसरा जो वर्किंग नोट मैंने तैयार करना है वह है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का। स्टूडेंट्स, बेस यहाँ भी हमने कितनी इकाइयाँ रखनी है? वही 10,000 इकाइयाँ हमने यहाँ पे बेस के रूप में यूज करनी है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आप लोगों को दे रखा था उसके संबंध में सूचना जो थी आपके पास कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो आपके पास दे रखा था 7 रुपये। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस टोटल जो अवधि आप अमाउंट निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कैसे फाइंड करेंगे हम इसे? ये था आपके पास 7 रुपये, 10,000 इकाइयाँ हैं आपके पास। तो ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपके पास? 70,000 का अमाउंट आ जाता है। अब हमने क्या करना है? हमने जो फिक्स्ड था वो वाला हिस्सा यहाँ से अलग करना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट में कितना हिस्सा जाएगा इसका? तो सूचना थी कि इसका 20% फिक्स है। तो हमने करना क्या है? जो 70,000 का अमाउंट है इसका 20% ले लेना है। तो 20% अमाउंट जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा? 14,000 का अमाउंट आपके पास आता है। यदि मैं इस अमाउंट को यहाँ से अलग कर दूँ तो मेरे पास अमाउंट बचेगा कितना? तो मेरे पास बचेगा 56,000 रुपये का अमाउंट शेष बच जाता है। ये सारा का सारा अमाउंट है, ये वेरिएबल है, और ये वाला अमाउंट जो है ये क्या है? ये फिक्स कॉस्ट में आप लोगों ने मेंशन कर देना है। अब मेरे को पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करनी है, तो किस तरह से करूँगा? तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट किस तरह से फाइंड करना है? जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट था मेरे पास उसे मैं डिवाइड करूँगा जो मेरे पास यूनिट्स हैं। तो ये मेरे पास अमाउंट आ जाता है 5.60 रुपये। ये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आती है आपके पास। अब यदि मुझे 8,000 के लिए निकालना है तो मैं इसे 8,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यदि मुझे 6,000 इकाइयों के लिए निकालना है तो मैं इसे 6,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन ये वेरिएबल, फिलहाल मुझे
जो फिक्स कॉस्ट का अमाउंट दिखाना वो कितने रुपए दिखाने हैं, 56,000 रुपये दिखाने होंगे। ये मैं स्टेटमेंट में दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है हमारा। तो हमारे पास जो अगला जो एक्सपेंसेज आ रहा है फिक्स कॉस्ट में मेंशन करने के लिए वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। तो इसका 14,000 का अमाउंट हमने यहाँ दिखाना होगा। तो ये हमारे पास सारी की सारी स्थिर लागतें आ जाती हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनका टोटल कर लेना होगा। तो जो भी हमारे पास टोटल आता है वो हमने यहाँ मेंशन करना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के रूप में हमने यहाँ पे दिखा देना होगा। तो टोटल हमारे पास आता है 1,77,000 रुपये का। अब दूसरा जो टाइटल हमने लेना है वो है वेरिएबल कॉस्ट का। तो फिक्स कॉस्ट तो हमने यहाँ मेंशन कर दी, अब हमने यहाँ वेरिएबल कॉस्ट शो करनी है। तो दूसरा मैंने यहाँ पे टाइटल जो लिया है वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हमने वेरिएबल कॉस्ट यहाँ शो करनी है। तो वेरिएबल कॉस्ट के संबंध में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितने भी जो प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल ही होते हैं। तो हमने यहाँ सबसे पहले वेरिएबल जो एक्सपेंसेस शो करने हैं वो है आपके पास मटेरियल। तो मटेरियल आपको 70 रुपये के हिसाब से दे रखा है। हमने कितनी इकाइयों के लिए फाइंड करना है इसे, 8,000 इकाइयों के लिए और 6,000 इकाइयों के लिए फाइंड करना है। तो 8,000 इकाइयों के लिए यदि हम फाइंड करेंगे तो आपको पर यूनिट 70 रुपये दे रखा है। तो आपने करना क्या है, 70 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 8,000 से। तो ये अमाउंट आपके पास कितना आ जाएगा, 5,60,000 का अमाउंट आपके पास आएगा। लेकिन जब आप इससे मेंशन करना चाहते हो 6,000 इकाइयों के लिए तो आपने क्या करना है, जो भी 70 का अमाउंट आपको दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इससे 6,000 से। तो ये अमाउंट आपके पास आएगा 4,20,000 का। तो इस तरह से ये आपके पास मटेरियल से रिलेटेड लागत आ जाती है। दूसरा जो आपके पास एक्सपेंसेस था वेरिएबल वो है लेबर। तो लेबर से रिलेटेड सूचना आपके पास क्या है कि लेबर जो है वो आपको यहाँ दे रखे हैं 25 रुपये के हिसाब से। तो सिंपल सा आपको मेथड क्या यूज करना है, 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किससे, 8,000 से। तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 लाख का अमाउंट आ जाएगा। और यदि आप 25 को मल्टीप्लाई करते हो 6,000 इकाइयों के लिए तो 6,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1,50,000 का अमाउंट आपके पास आ जाता है। अब इसके पास एक वेरिएबल एक्सपेंसेस करके सीधा ही दे रखा है आप लोगों को, तो उसे डायरेक्ट मेंशन कर दो, वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5 रुपये के हिसाब से आपको, यानी कि 5 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से आपको दे रखा है। तो 5 रुपये के हिसाब से दिया तो हमने करना क्या है, 5 रुपये को मल्टीप्लाई करना हमने 8,000 इकाइयों के लिए। तो 8,000 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 को तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो अमाउंट आएगा आपके पास 40,000 का। और 6,000 इकाइयों के लिए फाइंड करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगा 30,000 का। हमने कौन सिंपल सा मेथड क्या यूज किया कि 5 को 8,000 से गुणा कर दिया और 5 को 6,000 से गुणा कर दिया। अब आपके पास जो सेमी वेरिएबल बचा था, तो सेमी वेरिएबल का आपने अलग अलग डिवाइड किया था, फिक्स के रूप में अलग और वेरिएबल के रूप में अलग। तो वहाँ हमने वर्किंग नोट तैयार किया था। वर्किंग नोट में हमने जो तैयार किया था उसमें क्या देखा था, जैसे कि सेलिंग एक्सपेंसेस थे आपके पास, तो इसके वर्किंग नोट में ये जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपने फाइंड कर रखी है वो कितना कर रखा है, 11.70 कर रखा है। तो इस अमाउंट को 8,000 से मल्टीप्लाई करना है एक बार, और एक बार इस अमाउंट को 6,000 से मल्टीप्लाई करना है। और इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट आपके पास आता है उस अमाउंट को आपने कहाँ मेंशन करना है, स्टेटमेंट में दिखा देना है। तो इस तरह से यदि आप इसे स्टेटमेंट में शो करेंगे
तो कितना आएगा। तो यहाँ हमने वेरिएबल एक्सपेंसेस शो कर दिया। अब जो आपके पास सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस थे उसमें था सेलिंग एक्सपेंसेज, ये था 11 रुपये 70 पैसे के हिसाब से। तो हमने 11.70 को गुणा करना है 8,000 से। तो ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस में जो वेरिएबल का हिस्सा था वो आपके पास कितना आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये है आपके पास 93,600। इसी तरह से जब आप 6,000 इकाइयों के लिए फाइंड करेंगे इसे, तो हमने करना क्या है, हमने करना है कि जो भी आपके पास 11.7 की जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट थी उसको हमने 6,000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये अमाउंट आया आपके पास 70,200 रुपये का। ये सेलिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं आपके पास। दूसरा जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस था उसमें था आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का भी हमने वर्किंग नोट तैयार किया था। वहाँ हमने देखा था कि 5.60 रुपये के हिसाब से वो वेरिएबल था। तो हमने करना क्या है, हमने 5.6 का जो वेरिएबल अमाउंट था उसे मल्टीप्लाई करना है 8,000 से। वो हमारे पास 8,000 यूनिट के लिए आ जाएगा। तो अमाउंट हमारे पास आ गया 44,800 का। इसी तरह से हमने फाइंड कर लेना है 6,000 इकाइयों के लिए। तो 5.6 को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, 6,000 से। ये अमाउंट आया आपके पास 33,600 का। तो इस तरह से जो वेरिएबल वाला पोर्शन था वो भी हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। अब हमने सिंपल वे में क्या करना है, हमने इनका टोटल कर लेना है। तो टोटल आप कर लीजिए कैलकुलेटर से, जो भी आपके पास आता है वो मेंशन कर देना है आप लोगों ने। तो इस तरह से टोटल जो हमारे पास आएगा, तो 8,000 इकाइयों के लिए हमारे पास टोटल आ जाता है 9,38,400 का। और 6,000 इकाइयों के लिए हमारे पास टोटल आ जाता है 7,03,800। तो इस तरह से हमारे पास फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का दोनों के टोटल आ जाते हैं। अब यदि हमने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, ये आगे आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसे आपने बी दिखा दिया, इसे आपने ए दिखा दिया। अब जब हम टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे तो टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, जो टोटल ए था और टोटल बी था उन दोनों टोटल को हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो आपके पास है 1,77,000 और एक आपके पास है 9,38,400। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,15,400। इसी तरह से इन दोनों टोटल को आप लोगों ने प्लस कर लेना है। जो भी आपके पास अमाउंट आता है वो आप लोगों ने मेंशन कर देना है। तो फिक्स का था 177 आपके पास, वेरिएबल था आपके पास 7,03,800 का, प्लस किया तो हमारे पास अमाउंट आ गया 8,80,800 का। तो इस तरह से टोटल कॉस्ट जो है वो आपके पास आ जाती है। तो इस तरह से एक सिंपल फॉर्मेट के रूप में आप इसे दिखा सकते हो। तो यहाँ में केवल टोटल कॉस्ट पूछी थी तो हमने टोटल कॉस्ट फाइंड करके यहाँ बता देना होगा। कोई भी कंफ्यूजिंग यदि है आपके समझने में तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।